सास ससुर की सेवा करने वाली देवरानी वर्सेस बड़ों को आंख दिखाने वाली जेठानी। विदेश के कालीशान अपार्टमेंट में बिस्तर पर शिल्पा गहरी नींद में सोई होती है। कमरे के कोने में सूटकेस खुले पड़े होते हैं और मयंक कपड़े फोल्ड करके उनमें रख रहा होता है। अरे शिल्पा जल्दी उठो, आज इंडिया नहीं चलना है क्या? अरे हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए, लेकिन एक बात साफ है, मैं वहाँ के कोई रिचुअल फॉलो नहीं करूंगी। हाँ बाबा ठीक है, मेरा परिवार भी कोई पुराने जमाने का नहीं है, वो लोग समझ जाएंगे। बस तुम मम्मी पापा से आराम से बात करना और थोड़ा प्यार से भी। चलो फिर लेट्स गो ट्रिप टू इंडिया। कुछ ही घंटों बाद दोनों फ्लाइट में बैठ जाते हैं। शिल्पा खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए मुस्कुरा रही होती है और मयंक के चेहरे पर घर लौटने की खुशी साफ दिखती है। शाम को घर के बाहर अचानक डोरबेल बजती है। कमला देवी दरवाजा खोलती है। सामने अपने बेटे मयंक को इतने सालों बाद देखकर उनकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। अरे मयंक, मेरा बेटा आ गया तू। वो उसे गले से लगा लेती है। तभी उनकी नजर मयंक के साथ खड़ी लड़की पर जाती है। एक पल को उन्हें हल्का सा झटका लगता है। आओ बेटा अंदर आओ, बैठो दोनों। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। चाय नाश्ता होता है। घर का माहौल थोड़ा उत्सुक और थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ देर बाद कमला देवी मयंक को इशारे से बुलाती है। बेटा ये लड़की कौन है जो तेरे साथ आई है? मम्मी, मुझे शिल्पा बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से मिलवाने से इंडिया ले आया हूँ। इतने में दरवाजे से मोहन जी अंदर आ जाते हैं। क्या बात हो रही है? पापा, मैं शिल्पा से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, अब तुम दोनों बच्चे समझदार हो गए हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करना। ठीक है बेटा, तुझे ये लड़की पसंद है, लेकिन तेरी शादी हम अभी नहीं करेंगे। मैंने सोचा था कि दोनों बेटों की शादी एक साथ ही करूंगी। मयंक चुपचाप सिर हिला देता है। डिनर खत्म होने देने के बाद घर के सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कमला देवी शांति से गार्डन में कुर्सी पर अकेली बैठी होती है। थोड़ी दूरी पर खड़ा राघव उन्हें देख रहा होता है। भैया तो अपनी बात साफ साफ कह गए, यहाँ तक कि लड़की को घर भी ले आए। मैं भी तो अपनी मम्मी से अपने दिल की बात कह सकता हूँ, डर क्यों? वो गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे मम्मी के पास जाता है। मम्मी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ बेटा? आओ बैठो, बताओ। राघव बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ पल चुप रहता है, फिर बोलता है। मम्मी, भैया का रिश्ता तो पक्का हो गया, मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। अच्छा, उसी बारे में है, बताओ क्या बात है? मम्मी, मुझे भी एक लड़की पसंद है। वो भाभी की तरह विदेश से तो नहीं आई और ना ही ज्यादा अमीर है, लेकिन बहुत संस्कारी और दिल की बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ बेटा, तू इतना डर क्यों रहा है बताने में? अब तुम दोनों बेटे बड़े हो गए हो, अपने लिए सही फैसला खुद ले सकते हो। राघव की आंखें नम हो जाती हैं। वो झुककर मम्मी को गले से लगा लेता है। मम्मी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप मानोगी या नहीं। बेटा, कभी कभी शहर की लड़कियां भी ना बहुत अच्छी निकल जाती है और कभी कभी गांव की लड़की भी दिल से बेकार हो सकती है। इसीलिए शादी उससे करो जो तुम्हें दिल से पसंद हो, जिसके साथ तुम्हारा मन खुश रहे। मम्मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। दोनों बेटों की एक ही मंडप में एक ही दिन शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों दुल्हनें ससुराल पहुंचती हैं। दरवाजे पर कलश रखा होता है। नेहा पहले आगे बढ़ती है। वो कलश को हल्के से गिराती है, फिर झुककर कमला देवी और मोहन जी के पैर छू लेती है। मम्मी जी, पापा जी, आशीर्वाद दीजिए। कमला देवी की आंखें भर आती हैं। पीछे खड़ी शिल्पा ये सब बड़ी बड़ी आंखों से देखती रहती है। शिल्पा, तुम भी मम्मी पापा के पैर छू लो। आजकल ये सब कहाँ होता है, ये कोई कल्चर नहीं रहा। मैं किसी के पैर नहीं छू रही। ये कहकर वो गुस्से में कलश को लात मार देती है और सीधे अंदर चली जाती है। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। कमला देवी अपना दुख छुपाकर प्यार से नेहा का हाथ पकड़ती है। आओ बेटा, तुम अंदर आओ। अगली सुबह दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आती हैं। शिल्पा महंगे स्टाइलिश कपड़ों में, पूरा मेकअप, हाथ में मोबाइल होता है। नेहा सादी लेकिन सुंदर साड़ी में, माथे पर बिंदी, चेहरे पर शांति और मुस्कान होती है। बेटा, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही बना लो। ओह, पहली रसोई जैसी भी कोई चीज होती है? ये तो बिल्कुल आउटडेटेड कल्चर हो गया, मैं ये सब नहीं मानती। वैसे भी आज मुझे यहाँ की बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, मैं बाहर जा रही हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। नेहा बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर इतने सब खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। बेटा, विदेशी बहू तो ले आए, लेकिन पता नहीं शादी करके हमने सही किया या नहीं। मम्मी, वो अभी विदेश से आई है, उसे वहाँ के कल्चर को छोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप प्यार से समझाओगी तो वो समझ जाएगी। ये कहकर मयंक ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन बीतते जा रहे थे और शिल्पा का बर्ताव धीरे धीरे और भी ज्यादा कड़वा होता जा रहा था।
एक दिन दोपहर में कमला देवी सोफे पर बैठी होती है। उनके पैरों में दर्द हो रहा होता है। वो खुद ही पैर मोड़ मोड़ कर दबाने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय वहां से नेहा गुजरती है और ये सब देखकर रुक जाती है। मम्मी जी क्या हुआ, आपके पैरों में दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा, आज तो पैरों में बहुत चीज हो रही है। नेहा तुरंत रसोई की तरफ जाती है। सरसों के तेल में अजवाइन डालकर हल्का गर्म करती है और वापस आ जाती है। लाइए मम्मी जी, मैं दबा देती हूँ। सरसों के तेल में अजवाइन डालकर मालिश करूंगी, आपका सारा दर्द चला जाएगा। नेहा सास के पैर दबाने लगती है। कमला देवी की आंखों में सुकून दिखने लगता है। तभी वहां शिल्पा आ जाती है। अरे वाह, अब तुमने पैर दबाने का काम भी शुरू कर दिया। इसमें बड़ी बात क्या है दीदी, घर पर अपने मम्मी पापा की सेवा भी तो करते हैं, और जैसे मम्मी पापा वैसे ही सास ससुर। अरे वाह, इनको तो फ्री की नौकरानी मिल गई, ये भी सही है। नेहा रहने दे बेटा, मैं खुद कर लूंगी। मम्मी जी, ऐसे एरो गैरो के कहने से मैं अपना काम नहीं रोकती, और आज तो मैं आपकी पूरी मालिश करूंगी। शिल्पा मुंह बनाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगली सुबह मोहन जी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे होते हैं। एक हाथ पेट पर, दूसरा सिर पर होता है। चेहरे से साफ झलक रहा होता है कि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो बार बार करहा रहे होते हैं। पास ही शिल्पा आराम से कुर्सी पर बैठी इलेक्ट्रिक कंघा लेकर अपना हेड मसाज कर रही होती है। बेटा जरा गैस की गोली ला देना, सिर में बहुत दर्द हो रहा है और पेट भी बहुत दुख रहा है। शिल्पा एकदम से कंघा रोकती है और आंखें दिखाकर मोहन जी की तरफ देखती है। मैं आपकी नौकरानी थोड़ी लगती हूँ, पूरे दिन बस मुझे काम बताते रहते हो और मैं करती ही रहूं। आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं अभी हेड मसाज कर रही हूँ, मैं दवाई नहीं ला रही, किसी और से मंगा लो। मोहन जी चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में तकलीफ के साथ साथ अपमान भी साफ दिखता है। उसी समय वहां नंद रिया आ जाती है। भाभी, ये बात करने की कोई तमीज है? मम्मी पापा से ऐसे बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती? वो आपसे छोटे नहीं है, घर के बड़े हैं, लेकिन जब देखो आप उन्हें आंखें दिखाती रहती हो। अच्छा, अब मैं तुमसे सीखूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुमने यहाँ रहकर जितनी नॉलेज ली है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं 2 साल अमेरिका में रहकर सीख कर आई हूँ, इसीलिए मेरे सामने ज्यादा मत बोला करो। मोहन जी दर्द के बावजूद बात को खत्म करना चाहते हैं। अरे बेटा तुम दोनों लड़ते ही रहो, मुझे ना दवाई चाहिए, अब सिर में दर्द हो रहा है। पापा ऐसे मत कहिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। यहाँ तो किसी से कुछ कहना ही बेकार है। रिया तेजी से रसोई की तरफ चली जाती है। रात को डिनर के बाद घर में शांति होती है। कमला देवी, मोहन जी, मयंक और राघव ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक छोटा लैंप जल रहा होता है। बेटा जरा देख ले शिल्पा को, आज तो उसने तेरे पापा को बहुत गंदी तरह से जवाब दिया। मम्मी, आप उसे थोड़ा प्यार से पेश आया करो, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। बेटा और कितना प्यार से बात करें, हमने तो कभी ऊंची आवाज में उससे बात भी नहीं की। कमला देवी की नजर राघव पर चली जाती है। और बेटा नेहा तो इतनी प्यारी है, बेचारी को एक आवाज लगाओ तो 100 काम कर देती है। राघव चुपचाप सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसी समय शिल्पा नाइट सूट पहने पानी लेने ड्राइंग रूम की तरफ आती है। वो दरवाजे के पास रुक जाती है और सबको बातें करते हुए देख लेती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गिलास वहीं रख देती है और तेज आवाज में बोल पड़ती है। अच्छा, तो आप लोगों की रोज रात को मीटिंग चलती है, इसीलिए ये रोज मुझसे इतने गुस्से में बात करते हैं। आप दोनों मिलकर इनके कान भरते रहते हो। अरे शिल्पा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी मम्मी पापा है और हम तो पहले से ही एक साथ बैठकर बातें करते आए। हम बस एक दूसरे से दिल की बातें शेयर कर रहे थे। इसे बातें शेयर करना नहीं कहते, इसे सिखाना कहते हैं। आप लोग रोज इन्हें मेरे खिलाफ भड़काते हो। राघव असहज होकर मयंक की तरफ देखता है। अगली सुबह घर में सन्नाटा होता है। नेहा किसी जरूरी काम से बाहर गई होती है। अपने कमरे में कमला देवी तेज बुखार से तप रही होती है। माथे पर पसीना, बदन कांप रहा होता है। उनमें उठकर चलने तक की ताकत नहीं बची होती है। काफी देर तक सहने के बाद उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाती और शिल्पा को कॉल लगाती है। बेटा एक बार मेरे कमरे में आ जाना। कुछ ही देर बाद शिल्पा मुंह बनाते हुए कमरे में आती है। क्या हुआ? बेटा डाइनिंग टेबल पर मेरी दवाई रखी, तुम जरा ला कर दे दो। सुबह नेहा देकर गई थी, एक बार और लेनी है, अब वो घर पर नहीं है। मैं नहीं दूंगी आपकी दवाई। देखिए मैंने मेहंदी लगाई, शादी के बाद इतने दिनों में तो मेहंदी लगाई है मैंने। अब मैं आपको दवाई दूं और मेरी मेहंदी खराब हो जाए? जब देखो यहाँ ड्रामा ही खत्म नहीं होते। आप किसी और से कहकर मंगा लीजिए। कमला देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बुखार के बावजूद वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाती है। दीवार का सहारा लेते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है। डाइनिंग टेबल से दवाई उठाती ही है कि अचानक उन्हें जोर का चक्कर आता है। वो गिरने ही वाली होती हैं कि तभी दरवाजे से नेहा अंदर आती है और उन्हें तुरंत संभाल लेती है। मम्मी जी, आपको कमरे से उठने की क्या जरूरत थी? मैंने सुबह बोला था ना कि आज पूरे दिन आराम करना है। बेटा दवाई लेनी थी, मेरा बुखार फिर से बढ़ता जा रहा था,
तो आपको उठने की क्या जरूरत थी? आप दीदी से मंगा लेती ना। बेटा मैंने उसे कहा था, लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। नेहा गहरी सांस लेती है। वो कमला देवी को सहारा देकर कमरे में ले जाकर लेटाती है, दवाई और पानी देती है। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ होता है। नेहा सीधा शिल्पा के कमरे में जाती है। शिल्पा बेड पर लेटी मोबाइल चला रही होती है। दीदी, आप भी इस घर की मेंबर हैं। मम्मी पापा का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। मम्मी ने आपसे बस एक दवाई ही तो मांगी थी, वो भी आपसे नहीं दी गई। तुम ही इस घर की संस्कारी बहू हो। मैंने यहाँ के हर काम का ठेका नहीं ले रखा है। उन्होंने आपसे बस दवाई ही तो मांगी थी। अगर आप एक पत्ता उठाकर दे देती तो आपका क्या चला जाता? मैं क्यों देती? मेरी मेहंदी खराब हो जाती और मुझे अपने भी बहुत काम होते हैं। इतना कहकर शिल्पा उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। शिल्पा ने अपनी एक अलग ही गैंग बना रखी होती है। कभी उसके दोस्त घर आ जाते तो कभी उसका फोन लगातार बजता रहता है। यार शिल्पा, आज क्लबिंग नहीं चलना क्या? अरे क्यों नहीं, घर में बैठकर क्या करना है। कभी क्लब, कभी पार्टी, ड्रिंक और म्यूजिक उसकी जिंदगी का यही रूटीन होता है। एक रात वो बहुत ज्यादा लेट घर आती है। घड़ी में 12 बज चुके होते हैं। ड्राइंग रूम में कमला देवी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा, कभी घर में भी रह लिया करो। जब देखो घर से बाहर ही रहती हो, और आज तो बहुत देर कर दी। घर में बैठकर करना ही क्या है? मुझे क्या घर में बैठकर सड़ना है आप लोगों की तरह? और वैसे भी मुझे परिवार ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ कह नहीं पाती है। शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन की सुबह नेहा मुस्कुराते हुए कमला देवी और मोहन जी के पास आती है। मम्मी जी, पापा जी, आज मैं आप दोनों को बाहर खाना खिलाने ले चलूं? बेटा बाहर? हाँ पापा जी, बहुत दिन हो गए, आप दोनों भी थोड़ा घूम लीजिए। नेहा दोनों को एक शांत और सादे से रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ हल्का म्यूजिक और सुकून भरा माहौल होता है। फिर वो उन्हें मॉल ले जाती है। मम्मी जी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए आरामदायक जूते लेती है। बेटा, हमें क्या जरूरत थी इतनी शॉपिंग की? जरूरत नहीं मम्मी जी, ये तो प्यार है। शाम होते होते नेहा उन्हें मंदिर के पास की सुकून भरी जगह पर लेकर जाती है। बेटा, तूने तो आज हमारा मन ही हल्का कर दिया। सच कहे तो नेहा, तू बहू नहीं हमारी बेटी बन गई है। नेहा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह ड्राइंग रूम में कमला देवी और मोहन जी बैठे होते हैं। अचानक शिल्पा बहुत मीठी आवाज में उनके पास आती है। चेहरे पर नकली मुस्कान, बोलने का अंदाज बिल्कुल बदला होता है। मम्मी जी, आपका कोई काम कर दूं क्या? पानी ला दूं? अरे बेटा, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला? आज तेरा रूखापन कहाँ गया? इतनी मीठी बातें। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आपको तो पता ही है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। क्या हुआ बेटा? जो बात है साफ साफ बता दो। वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरे शॉपिंग के पैसे खत्म हो गए हैं और मयंक अभी घर पर नहीं है। लो बेटा। थैंक यू पापा जी। और वो तुरंत वहां से चली जाती है। बस इसका इतनी देर का ही प्यार था। दूसरी तरफ नेहा का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। वो कभी भी सास ससुर से पैसे नहीं मांगती है। जो भी कर सकती है अपनी तरफ से करती है। एक दिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। शाम को नेहा घर आती है। हाथ में 2 पैकेट होते हैं। मम्मी जी, पापा जी, देखो मैं आपके लिए लाई हूँ। वो पैकेट खोलती है। एक गर्म जैकेट और एक आरामदायक जर्सी। बेटा, तूने क्यों तकलीफ ली? हमारे पास तो सब है। तकलीफ नहीं मम्मी जी, जब ठंड लगती है ना तो अपनों की याद आती है। नेहा, तू हमसे तो कुछ नहीं मांगती, उल्टा हमारे लिए इतना करती है। रात को कमला देवी और मोहन जी अपने कमरे में लेटे होते हैं। दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। मयंक और राघव अंदर आते हैं। मम्मी, पापा, कल हम दोनों को लंदन जाना है। एक जरूरी बिजनेस ट्रिप है। ठीक है बेटा, चले जाना, काम जरूरी है। आप दोनों अपना ध्यान रखना, हम दोनों जल्दी लौट आएंगे। ख्याल रखना बेटा। सुबह सुबह दोनों बेटे फ्लाइट में बैठकर रवाना हो जाते हैं। घर में कुछ ही घंटे बीते होते हैं कि अचानक मोहन जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीना आने लगता है और वो घबराकर कुर्सी पकड़ लेते हैं। अरे जी, क्या हुआ आपको? पापा जी, आप ठीक तो हैं? वो तुरंत राघव को फोन करती है। फोन नहीं लगता। फिर मयंक को करती है, वो भी नहीं लगता। एक पल भी गवाए बिना नेहा ऑटो बुलाती और मोहन जी को सीधे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जांच के बाद कहते हैं, देखिए इनका बीपी अचानक गिर गया है। इन्हें पूरी बेड रेस्ट की जरूरत है। किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। घर का माहौल हंसी खुशी का रखिएगा, तभी ये जल्दी ठीक होंगे। नेहा रात की सांस लेती है। मोहन जी को बेड पर आराम कराया जाता है। नेहा दवाइयां लाती है, खाना बनाती है, पूरे दिन उनकी सेवा में लगी रहती है। कमला देवी ये सब देखती रहती हैं। आंखों में चिंता और मन में बोझ होता है। शाम को वो हिम्मत करके शिल्पा से बात करती हैं। शिल्पा बेटा, अब तो घर पर रह लिया कर। तेरे पापा की तबीयत खराब है। सारा काम नेहा के सिर पर आ गया। वो घर का काम भी करती है, डॉक्टर से दवाइयाँ भी लाती है और पूरे दिन पापा की सेवा भी करती है। अगर तू थोड़ा सा काम बांट ले तो बोझ आधा हो जाएगा।
हाँ, आप लोगों का तो यही ड्रामा है, हर रोज एक नई बीमारी लग जाती है। ये हाइपरटेंशन क्या होता है? हमने आपको कौन सी बीमारी दे रखी है? वैसे भी आज रात मुझे दोस्तों के साथ डिनर पर जाना है। इतना कहकर शिल्पा बाहर चली जाती है। कमला देवी की आंखें भर आती हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद नेहा रोज मोहन जी को पार्क में ले जाने लगती है। सुबह की धूप, हरी घास, आसपास बैठे लोग, नेहा उनसे बातें करवाती है, हंसी मजाक करवाती है ताकि उनका मन हल्का रहे। पापा जी देखिए, ये अंकल रोज सुबह वॉक करते हैं, आज ये भी आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। मोहन जी धीरे धीरे खुलने लगते हैं, लेकिन अंदर की बेचैनी फिर भी कम नहीं हो रही थी। एक दिन नेहा फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही है, लगता है उन्हें कोई ना कोई टेंशन रहती है। देखिए, इन्हें अब स्पेशल थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, इसी से ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। थेरेपी की कीमत 2 लाख रुपए है। डॉक्टर, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल आकर पैसे जमा कर दूंगी। अगले दिन नेहा एक सुनार की दुकान पर बैठी होती है। उसकी आंखों में हल्की नमी है, लेकिन चेहरे पर मजबूती होती है। भैया, मेरे ये गहने रख लीजिए, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। बहन जी, ये गहने बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। नेहा चुपचाप पैसे लेती है और सीधे अस्पताल जाकर थेरेपी के पैसे जमा कर देती है। थेरेपी का असर धीरे धीरे दिखने लगता है। मोहन जी का चेहरा खिलने लगता है, बीपी कंट्रोल में आ जाता है और आंखों की बेचैनी गायब हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कुछ समय बाद मयंक और राघव विदेश से लौटते हैं। घर में कदम रखते ही अपने पापा को पूरी तरह स्वस्थ देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे पापा, आप तो बिल्कुल फिट लग रहे हो। कमला देवी की आंखें भर आती है। रात को कमला देवी दोनों बेटों को सब कुछ बता देती हैं। बेटा, नेहा ने घर संभाला, पापा की दिन रात सेवा की, लेकिन शिल्पा ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसने मुझे संभाला ही नहीं, इसने तो अपने गहने भी मेरी थेरेपी के लिए गिरवी रख दिए हैं। आपको कैसे पता? आपने कब देखा? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है 2 लाख रुपए कहाँ से आए होंगे? हाँ पापा, मैंने भी उसे पैसे नहीं दिए और पिछले 2 महीनों से मैंने उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगले दिन डाइनिंग टेबल के पास सास, ससुर, मयंक और राघव बैठे होते हैं। टेबल पर जमीन, बैंक और घर के कागजात फैले होते हैं। मोहन जी चश्मा लगाकर धीरे धीरे साइन कर रहे होते हैं। हाँ बेटा, ये सारे कमल के गहने हैं और ये जो घर है मैं इसे नेहा के नाम कर रहा हूँ। राघव और मयंक चुप रहते हैं। उनकी आंखों में नेहा के लिए सम्मान होता है। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है। शिल्पा अंदर आती है। कागज देखकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये सब नेहा के नाम हो जाएगा? तो मैं क्या यहाँ मूंगफली खाने आई हूँ? मेरे नाम भी होगा कुछ ना कुछ। क्यों? तेरे नाम क्यों होगा? जब काम का नंबर आता है तो तेरे हाथ पैर नहीं चलते, और जब जायदाद की बात आती है तो सब तेरे नाम चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब नेहा का ही होगा। शिल्पा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया अपने आप को समझते क्या हो? अगर मुझे आधी प्रॉपर्टी नहीं मिली ना, तो तुम्हारे बेटे को यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगी, और फिर तुम उसकी शक्ल देखने को भी तरसोगे। प्यार से दे रहे हो तो दे दो, वरना मुझे कोर्ट कचहरी भी जाना आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने जुबान चलाने की? ये पैसे हमारे हैं, हमने कमाए हैं, तुम्हारे घर वालों ने 1 रुपया भी नहीं दिया। मोहन जी गहरी सांस लेते हैं। आंखों में बेबसी होती है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा मत करो। हमारे बेटे को हमसे अलग मत करो। हम तो वैसे भी समय से पहले ही मर जाएंगे। मैं आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। शिल्पा के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। रात को नेहा चुपचाप सास ससुर के पास आकर बैठ जाती है। मम्मी जी, मुझे पता है आप दीदी की बातों से बहुत दुखी हो। दीदी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शिल्पा को कैसे एहसास दिलाऊं कि घर परिवार कितना जरूरी होता है। मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो। कुछ दिनों बाद शिल्पा और मयंक अलग रहने लगते हैं। एक दिन मयंक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया होता है। शिल्पा बिस्तर पर पड़ी होती है। तेज बुखार, बार बार उल्टियां, कमजोरी से कांपते हाथ। वो बार बार खुद ही उठती है पानी के लिए, दवा ढूंढने के लिए। कोई भी नहीं है, पूछने वाला तक नहीं है। तभी उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक घूम जाता है। बेटा, तेरे लिए कुछ लाऊं? फल खा ले। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी याद शिल्पा को हल्की चोट लगी होती है। बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वर्तमान में लौटते ही शिल्पा की आंखें भर आती हैं। मैंने अपने जीवन के इतने अच्छे लोग क्यों गवा दिए? अपनी बदतमीजी की वजह से इतना अच्छा परिवार खो दिया। कमजोर हालत में शिल्पा खुद ही रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। फर्श पर इधर उधर उल्टी पड़ी होती है। घर अस्त व्यस्त होता है। उसी समय दरवाजा खुलता है। नेहा, सास और ससुर अंदर आते हैं। शिल्पा, कहाँ है बेटा? मम्मी जी, लगता है दीदी की तबीयत बहुत खराब है।
रसोई से आवाज आ रही होती है। वो रसोई में जाते हैं। शिल्पा को देखकर नेहा घबरा जाती है। वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सास ससुर नेहा जल्दी से शिल्पा को बेड पर लेटाते हैं। नेहा पानी के छींटे मारती है। तभी शिल्पा की आंखें खुलती हैं। सबसे पहले उसकी नजर सास ससुर पर पड़ती है। उन्हें देखते ही सबका सब्र टूट जाता है। वो रोते हुए हाथ जोड़ लेती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आज मुझे समझ आया कि जब कोई साथ नहीं देता तो अकेलापन इंसान को खा जाता है। आप सही कहती थी, सास ससुर की जगह माँ बाप की ही होती है। आज मुझे आपकी बहुत याद आई। जब मैं यहाँ रहती थी आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते थे, प्यार से बात करते थे और मैं आपसे इतने गंदे तरीके से बात करती थी। आज मेरी तबीयत खराब है, मैं पूरे घर में अकेली थी। मुझे अपने लिए खाना भी खुद ही बनाना पड़ा और कोई भी प्यार से पूछने वाला नहीं था। दीदी आपको याद है एक बार मम्मी की तबीयत खराब थी और आपने उन्हें कितना इग्नोर किया था। जिंदगी में अगर परिवार का साथ ना हो तो जिंदगी अधूरी होती है और उसमें कोई मजा भी नहीं होता। बेटा, यही होती है फैमिली की इम्पोर्टेंस। तुमको लगता है कि सास ससुर बहुत बुरे होते हैं, डांटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सास ससुर भी आपके मम्मी पापा की तरह होते हैं जो आपसे दिल से प्यार करते हैं। शिल्पा रोते रोते सास ससुर के पैर पकड़ लेती है। बेटा हमने तुझे सच में अकेला नहीं छोड़ा था, हमने तो ये सब तुझे एक सबक सिखाने के लिए प्लान किया था। क्या मतलब? मम्मी जी अगर दीदी को कुछ दिनों के लिए अलग कर दिया जाए तो जो उन्हें स्पेस मिलेगा और तभी उन्हें समझ आएगा कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। नेहा सही कह रही है, परिवार से दूर रहकर ही इंसान परिवार की अहमियत समझता है। हमें भी दुख होगा बेटा, लेकिन तभी वो समझ पाएगी। तीनों मयंक के पास जाते हैं। बेटा शिल्पा को एक बात समझनी जरूरी है, इसीलिए हम कुछ दिन नाटक करेंगे, तू भी हमारा साथ देगा। हाँ सही कह रही हो। चारों मिलकर शिल्पा को सबक सिखाने का प्लान बना लेते हैं। मम्मी पापा आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। अगर आप ये कदम नहीं उठाते तो शायद मुझे कभी आप लोगों की अहमियत समझ ही नहीं आती। चल बेटा यहाँ से उठ, ये सब तो बस एक ड्रामा था। जितना प्यार हम नेहा को करते उतना ही तुझे भी करते। तू भी हमारी बेटी है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शायद मेरी नफरत इतनी ज्यादा थी कि उसने मेरे प्यार को दबा दिया। तीनों शिल्पा को घर ले आते हैं, उसे दवा देते हैं। कुछ दिनों में शिल्पा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक दिन डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है। शिल्पा उठकर एक छोटी सी दवा की शीशी सास को दे देती है। मम्मी जी मैं आपके पैरों के लिए एक दवाई ढूंढ कर लाई हूँ। अमेरिका में मैंने एक आंटी को दी थी, उनके पैरों का दर्द एकदम ठीक हो गया था। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तो आधी टेंशन ही खत्म हो गई। मम्मी जी अब मैं और नेहा दोनों हैं, आपको कभी कोई टेंशन नहीं होने देंगे। सास की आंखों में सुकून के आंसू आ जाते हैं और ससुर गर्व से मुस्कुराते हैं।